चैप्टर 61 5 लेवल तक क्रेजी प्रमोशन। चैप्टर 61 5 लेवल तक क्रेजी प्रमोशन। कुछ ही समय बाद चू वेई के शरीर में फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस होने लगा। इस बार आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव हवा के झोंके की तरह था जो आसपास की पत्तियों को उड़ा रहा था। चू वेई फिर से आगे बढ़ा और स्पिरिचुअल एनर्जी के 5वें लेवल पर पहुंच गया। अभी भी बहुत सारी चींटियां हैं। मैं अभी भी ताकतवर बन सकता हूं। डिंग। होस्ट को स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू मिलती है। डिंग। होस्ट को स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू मिलती है। जल्द ही चू वेई के शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव फिर से दिखाई दिया और चू वेई आध्यात्मिक ऊर्जा के 6th लेवल में चला गया। दूर खड़ी मो कांगक्स्यू का हैरान मुंह तब से बंद नहीं हुआ था जब से चू वेई ने अपग्रेड करना शुरू किया था। उसका दिमाग अब खाली था और वह बस चुपचाप चू वेई को देख रही थी, क्योंकि उसे लगा कि चू वेई के शरीर में फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव हो रहा है। चू वेई आध्यात्मिक ऊर्जा के 7वें लेवल में प्रवेश कर गया। हालांकि चू वेई की तरक्की का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ ही समय बाद चू वेई की स्पिरिचुअल एनर्जी में फिर से उतार चढ़ाव आया और उसके सिर के ऊपर एक तेज हवा चलने लगी जो लगातार आसपास के पेड़ों को उड़ा रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के 8वें लेवल में प्रवेश किया। मुझे और भी मजबूत होना चाहिए। चू वेई को लगा कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी आ रही है। सिस्टम की प्रॉम्प्ट आवाज जारी रही। डिंग। होस्ट को स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू मिली। डिंग। होस्ट को स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट वैल्यू मिली। डिंग। होस्ट को स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू मिली। यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा ने फिर से सफलता के संकेत दिखाए हैं, चू वेई ने अपने दिल में चिल्लाया, तो चलो और मजबूत बने। चू वेई के दिल में आई आवाज के साथ बूम चू वेई का शरीर कांप उठा और उसके चारों ओर चींटियों की लाशों का ढेर एक छोटे पहाड़ की तरह हिल गया। चू वेई फिर से आगे बढ़ा और स्पिरिचुअल एनर्जी के 9वें लेवल पर पहुंच गया, भले ही वह सुपर पावर के दायरे से बस एक कदम दूर था। डिंग। सभी बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्ट पूरी हो गई हैं। होस्ट का लेटेस्ट कैरेक्टर पैनल इस तरह है। ताकत 100 पॉइंट्स, इससे होने वाली अटैक पावर 10,000 जिन है। नोट, होस्ट अभी के दायरे में सबसे ज्यादा फिजिकल ताकत पर पहुंच गया है। स्टैमिना 20 पॉइंट्स, 2,000 जिन से कम के हमलों के खिलाफ डिफेंस बना सकता है। फुर्ती 21 पॉइंट्स, 10 अटैक प्रति सेकंड। स्पिरिट 5 पॉइंट्स, 5 मीटर के अंदर सभी मूवमेंट को साफ साफ महसूस कर सकता है। विजडम 1 पॉइंट। नोट, होस्ट अलग अलग प्रोफेशनल नॉलेज पाने के लिए विजडम पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है और सिस्टम से सवाल पूछने के लिए विजडम पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 0/4 मिलियन। अभी स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 है। मुख्य एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0 पॉइंट्स। अगले सिस्टम वर्शन अपग्रेड के लिए सिर्फ 0/100 बचा है। होस्ट की क्षमता रेड लाइटनिंग। होस्ट ऑक्यूपेशन सेकंड लेवल रिफाइनर। चू वेई ने जल्दी से अपना पैनल देखा। उसके स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 तक पहुंचने के अलावा सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट पॉइंट था। चू वेई को याद आया कि जब उसने अभी चींटियों के झुंड को निकाला था तो उसे बहुत सारी ताकत की विशेषताएं भी मिली थीं। मैं अभी की दुनिया की सबसे ऊंची ताकत तक पहुंच गया हूं। चू वेई ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसने क्लास में टीचर से सुना था कि सुपर पावर की दुनिया में सबसे ज्यादा फिजिकल ताकत सिर्फ 10,000 किलोग्राम तक ही पहुंच सकती है। जो लोग उस लेवल तक पहुंच जाते थे उन्हें लिमिट तक पहुंच गया माना जाता था। आमतौर पर स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल 9 पर किसी व्यक्ति की ताकत ज्यादा से ज्यादा 5,000 किलोग्राम होती है। लेकिन चू वेई जो लिमिट तक पहुंच गए हैं उनका वजन 10,000 किलोग्राम है। यह 10,000 जिन फिजिकल ताकत लड़ाई के दौरान स्पिरिचुअल एनर्जी के 9वें लेवल के बोनस के बाद कम से कम 30,000 जिन ताकत लगा सकती है। अगर 2019 में धरती पर ऐसी ताकत होती तो मुझे डर है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। हाँ। चू वेई मुस्कुराया, बहुत संतुष्ट। चींटियों की इस लहर को सच में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कहा जा सकता है। डिंग। होस्ट को बधाई, स्ट्रेंथ वैल्यू 100 तक पहुंच गई है, लिमिट तक पहुंच गई है और स्ट्रेंथ वैल्यू एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट्स एक्टिवेट हो गया है। डिंग। होस्ट को स्ट्रेंथ वैल्यू एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट्स स्ट्रेंथ आर्म पाने के लिए बधाई। चैप्टर 62 आर्म ऑफ पावर लेवल 1। चैप्टर 62 आर्म ऑफ पावर लेवल 1। चू वेई को तुरंत लगा कि उसके मन में कुछ और यादें हैं। जब यह एहसास बंद हुआ तो चू वेई पहले से ही अपनी नई मार्शल आर्ट्स से परिचित था। चू वेई ने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई और देखा कि इस समय उसके दाहिने हाथ की मांसपेशियां स्टील की तरह मजबूत हो गई थीं और वे गुब्बारे की तरह फूल गई थीं। चू वेई ने जोर से चिल्लाकर कहा, शक्ति का हथियार, पहला गियर। तभी चू वेई ने जोर से जमीन पर मुक्का मारा और बूम की आवाज के साथ जमीन हिल गई और कीचड़ हर जगह फैल गया। एक मुक्के से खत्म।
चू वेई ने अपना हाथ जमीन पर उठाया और इस पल उसकी आंखें हैरान रह गईं, क्योंकि जमीन पर एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया जहां अभी अभी उसकी मुट्ठी लगी थी। यह गड्ढा 1 मीटर से ज्यादा गहरा और कई मीटर चौड़ा था, बिल्कुल एक छोटे स्विमिंग पूल जैसा। यह आश्चर्यजनक है। चू वेई ने अपनी बाह की ओर देखा। यह इस मार्शल स्किल का सिर्फ पहला लेवल है। इस मार्शल स्किल में 3 लेवल हैं। पहला लेवल ताकत को दोगुना करना है। दूसरा गियर 4 गुना पावर वाला है। तीसरा गियर 7 गुना पावर तक पहुंच गया। चू वेई को लगा कि अगर वह तीसरा गियर इस्तेमाल करे तो वह शायद एक मुक्के में ही इमारत गिरा सकता है। फिर चू वेई ने अपनी मुट्ठी को पंजे में बदल लिया और एक विचार के साथ उसके हाथ पर क्रैक की आवाज आई और यह लाल बिजली थी जिसमें सुपरनेचुरल शक्ति थी जो उसके हाथ में दिखाई दी। उसने अपना दाहिना हाथ जोर से आगे बढ़ाया और लाल बिजली कोड़े की तरह आगे की ओर चमकी। रास्ते में वह कई बड़े पेड़ों के तनों से टकराया और सिर्फ धमाका, गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। बड़े पेड़ जमीन पर गिर गए और जिन जगहों पर वे टकराए थे वे झुलसे हुए निशानों से भरे हुए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आध्यात्मिक ऊर्जा के मजबूत होने के बाद लाल बिजली की शक्ति इतनी अधिक होगी। जब चू वेई को पहली बार लाल बिजली मिली थी तो लाल बिजली सिर्फ उसके हाथ में ही हो सकती थी, लेकिन अब लेवल 9 की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वह लाल बिजली को कोड़े की तरह बाहर फेंक सकता था। अगर भविष्य में दुश्मन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया तो यह निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली होगा। फिर चू वेई ने अपना दूसरे लेवल का चाकू निकाला। जब आध्यात्मिक ऊर्जा चाकू में डाली गई तो चाकू एक पारदर्शी प्रभामंडल से ढका हुआ लग रहा था। चू वेई अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा और तलवार से आधे चांद जैसी तलवार की एनर्जी निकली जो दूसरी तरफ नीले पत्थर के एक टुकड़े से होकर गुजरी। चू वेई ने पाया कि स्पिरिचुअल एनर्जी में सुधार होने के बाद चाहे वह मार्शल आर्ट हो, सुपरनेचुरल पावर हो या हथियारों का इस्तेमाल हो, उनकी पावर बहुत बढ़ गई। चू वेई ने संतोष से ताली बजाई। अपनी अभी की ताकत के साथ वह शायद सुपर पावर वाले लोगों के लिए अजय है। आखिरकार हर कोई 10,000 किलोग्राम मास की शारीरिक ताकत हासिल नहीं कर सकता। मो कांगक्स्यू ने अपने पीछे खड़े होकर सामने चू वेई को देखा। अगर पिछले 2 घंटों में चू वेई ने उसे सिर्फ हैरान किया था तो अब चू वेई उसके मन में रहस्य से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने बैठा व्यक्ति अब उसका पुराना डेस्कमेट नहीं था, बल्कि किसी रहस्यमय परिवार का कोई जीनियस लड़का था। मो कांगक्स्यू ने चू वेई के पास जाकर कहा, तुम सच में बेहतर होते जा रहे हो। कोई बात नहीं, चू वेई ने ऊपर से तो शांति से कहा, लेकिन वह दिल से बहुत खुश था। चू वेई नीले पत्थर के एक टुकड़े के पास गया, बैठ गया और बोला, चलो पहले आराम करते हैं और फिर बाद में जंगल में चलते हैं। मुझे लग रहा है कि हम उस जगह के करीब पहुंच रहे हैं जहां से वाइब्रेशन आया था। बाद में खतरा हो सकता है। जब खतरा हो तो बस खुद को बचाओ। मो कांगक्स्यू बैठ गया और सिर हिलाया। धन्यवाद। अगर तुम न होते तो मैं इस जंगल में जरूर मर जाता। मो कांगक्स्यू ने सेनके की तरफ देखा। जंगल म्यूटेंट जानवरों से भरा था जो उससे ज्यादा ताकतवर थे। चू वेई के बिना वह शायद कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह पाती। चू वेई ने सुना और कुछ नहीं कहा। असल में चू वेई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि उसका पहला प्यार अभी भी वही था, इसलिए उसने लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना नहीं सीखा था। यह सब इसलिए है क्योंकि पिछले जूनियर हाई स्कूल ने प्यार पर बैन लगा दिया था। असल में चू वेई को अब लगता है कि मो कांगक्स्यू अब पहले जैसा ठंडा नहीं रहा, इसलिए वह हमेशा ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहता कि वह लटका हुआ है। अरे क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कैसे मजबूत हुए? मो कांगक्स्यू ने उत्सुकता से चू वेई को देखा। मुझमें एक टैलेंट है। मेरा टैलेंट पहले ब्लॉक था, लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने उसे जगाया है। मो कांगक्स्यू के चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां पड़ गईं। उन्हें साफ तौर पर यकीन नहीं था कि चू वेई ने जो कहा वह सच था या झूठ। थोड़ी देर बाद मो कांगक्स्यू ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मुझे तुमसे जलन हो रही है, तुम्हें टैलेंट है। मेरे उलट मैं तो बस परिवार के लिए बेकार हूं। इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद भी मुझमें स्पिरिचुअल एनर्जी का पहला लेवल भी नहीं है। चू वेई थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि मो कांगक्स्यू उससे ऐसा कहेगा। क्या तुम्हें पता है कि मैं पहले तुम्हारे बगल में क्यों बैठा था? अध्याय 63 खूनी घाटी। अध्याय 63 खूनी घाटी। चू वेई ने अपना सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें पहले कचरा कहा जाता था, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा तो मुझे इतना कमतर महसूस नहीं होगा। चू वेई हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्कूल की मशहूर अलग थलग रहने वाली सुंदरी का सेल्फ एस्टीम इतना कम होगा। हाँ, यह तो मजाकिया है। मो कांगक्स्यू ने अचानक अपना सिर उठाया और चू वेई की तरफ देखा और चू वेई ने पाया कि उसकी आंखों में आंसू थे। चू वेई हंसा नहीं, बल्कि धीरे से बोला, अगर मुझ में काबिलियत होगी तो मैं तुम्हें और मजबूत बनने में मदद करूंगा।
मो कांगक्स्यू ने चू वेई से पहले 2 बार पूछा था कि चू वेई अचानक कैसे ताकतवर हो गया। पहले चू वेई ने मो कांगक्स्यू को नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे लगता था कि मो कांगक्स्यू हमेशा नीचा दिखाता है। लेकिन अब चू वेई बदल गया है। उसे लगता है कि मो कांगक्सू असल में उतनी ठंडी नहीं है, लेकिन वह अपने ठंडे रूप का इस्तेमाल अपनी असली हीन भावना को छिपाने के लिए करती है। इस जमाने में कोई औरत कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, अगर उसमें ताकत और बैकग्राउंड नहीं है तो वह सिर्फ मर्द का खिलौना या बिस्तर में गुलाम बन सकती है। थैंक यू। मो कांगक्स्यू फूट फूट कर रोने लगी और खुशी से मुस्कुराई, ठीक वैसे ही जैसे चू वेई के शब्दों ने उसे उम्मीद दी थी। चू वेई और मो कांगक्स्यू बहुत समय से एक ही टेबल पर बैठे हैं और आज पहली बार उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा। जब वह मुस्कुराती है तो उसकी पलकें लंबी होती हैं जो बहुत सुंदर लगती हैं। चू वेई एक पल के लिए हैरान रह गया। तुम क्या देख रही हो? ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे धोखा देना चाहती हो क्योंकि तुमने मुझे मजबूत बनने में मदद करने का वादा किया था। मो कांगक्स्यू ने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे वह पहले ठंडी थी। चू वेई मुस्कुराया और बोला, हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो, तुम बहुत ठंडे हो, मुझे डर है कि कहीं मैं ठंड से मर न जाऊं। मो कांगक्स्यू भी मुस्कुराया, सब कहते थे कि तुम परहेज करते हो, लेकिन पता चला कि तुम मजाक भी कर सकते हो। चू वेई बेबस था, तुम कूल क्लास स्टार अभी भी मुस्कुराना नहीं जानते। सूरज डूबने पर वे दोनों जंगल में आपस में बातें करने लगे। शायद उन्हें लगा कि आज वे आधे दिन से ज्यादा चल चुके हैं, इसलिए उन दोनों ने एक रात आराम करने और कल जंगल में उस जगह जाने का फैसला किया जहां वाइब्रेशन था। एक रात का सन्नाटा। अगले दिन चू वेई और मो कांगक्स्यू ने अपना सामान पैक किया और जंगल में हिलती हुई जगह की ओर चल पड़े। आप जितना अंदर जाएंगे, आपको हर जगह लड़ाई के निशान और म्यूटेटेड जानवरों की लाशें दिखेंगी। सबसे पहले लेवल 5 ऑरा वाले एक म्यूटेटेड जानवर की लाश है। आप जितना अंदर जाएंगे, आपको धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 6 से 7 वाले म्यूटेटेड जानवरों की लाशें मिलेंगी। दोनों को एक दलदल में लेवल 9 स्पिरिचुअल एनर्जी वाले म्यूटेटेड मगरमच्छ की लाश भी मिली। इस खोज ने उन दोनों को चौंका दिया। आखिर सिर्फ पहले लेवल के म्यूटेंट जानवर ही स्पिरिट क्यूई के 9th लेवल के म्यूटेंट जानवरों को मार सकते हैं, उसी लेवल के म्यूटेंट जानवरों के अलावा। इतने सारे म्यूटेटेड जानवरों की लाशों को देखकर ऐसा लगता है कि सच में एक जीनियस खजाना पैदा हो गया है। हालांकि म्यूटेंट जानवरों के बीच अक्सर लड़ाई होती है और वे खाते पीते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर कभी कंपटीशन नहीं होगा। वे जरूर किसी बात पर लड़ रहे होंगे। गर्जन। ऐसा लगा जैसे मेरे ठीक सामने एक जोरदार गर्जना हो रही है, जिससे आसपास के पत्ते कांप रहे हैं। स्पर्श करो, स्पर्श करो। आगे भयंकर लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लगता है कि यह बस आगे ही है। चू वेई ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और जब वह एक पहाड़ी पर चढ़ा तो चू वेई और मो कांगक्सू चौंक गए। उसके सामने एक फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी घाटी थी। घाटी म्यूटेटेड जानवरों की लाशों से भरी हुई थी, जिसमें बड़े म्यूटेंट भालू, रोबोट और म्यूटेटेड हड्डी वाली गायें शामिल थीं। घाटी लाशों के ढेर से अटी पड़ी थी। यहां तक कि पहाड़ी पर मौजूद चू वेई और मो कांगक्स्यू को भी खून की बहुत ज्यादा गंध आ रही थी। इन लाशों के अलावा अभी घाटी में 4 जीवित म्यूटेंट जानवर हैं। उनमें से एक ग्रिजली भालू है जो 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। इसके शरीर पर बाल स्टील की सुइयों जैसे हैं। घाटी में खड़े होने पर यह मांस की एक बड़ी दीवार जैसा दिखता है। ग्रिजली बेयर के बाईं ओर एक म्यूटेटेड बड़ा अजगर है। इस बड़े अजगर के पूरे शरीर पर रंग बिरंगे रंग हैं और इसकी गर्दन पर कोबरा की तरह पेट की मांसपेशियां चपटी हैं। अध्याय 64 ब्लड स्प्रिंग प्रेजर लिक्विड। अध्याय 64 ब्लड स्प्रिंग प्रेजर लिक्विड। ग्रिजली भालू के दाईं ओर एक बहुत बड़ा राक्षस था जो लगभग 10 मीटर लंबा था। यह एक ट्रांसफॉर्मर जैसा रोबोट था जिसके कंधे पर तोप थी। आखिरी म्यूटेंट जानवर सबसे छोटा था। यह 2 सिर वाला एक बाघ था, लेकिन बाघ मुरझाया हुआ था और उस पर फूली हुई थैलियां थीं। यह ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड एक म्यूटेंट बाघ था। चारों म्यूटेंट जानवर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। 10 मीटर लंबे ट्रांसफॉर्मर रोबोट ने अपने कंधे पर रखी तोप से ग्रिजली भालू पर गोली चलाई और तोप से सीधे ग्रिजली भालू के कंधे पर चिंगारियां निकलीं। ग्रिजली भालू का बचाव बहुत मजबूत था और जाहिर है कि उसे चोट नहीं लगी थी। उसने अपना बड़ा भालू जैसा पंजा उठाया और 10 मीटर लंबे रोबोट को 10 मीटर से ज्यादा दूर मारा, जिससे वह घाटी के किनारे पत्थर की दीवार से टकरा गया। जब वह जमीन पर गिरा तो जमीन थोड़ी हिली। ग्रिजली भालू सचमुच बहुत ताकतवर था। उसके बगल में खड़े रंग बिरंगे बड़े अजगर ने यह देखा और ग्रिजली भालू पर अपनी पूंछ फटकारते हुए ग्रिजली भालू से कुश्ती लड़ी। ज़ॉम्बी 2 सिर वाले बाघ ने अपना मुंह खोला और ग्रिजली भालू और रंगीन अजगर पर एक खतरनाक लिक्विड स्प्रे किया। यह एक खतरनाक क्षमता है। चू वेई ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसके देखने में जो म्यूटेंट जानवर लड़ रहे थे वे सभी फर्स्ट लेवल के थे, जो इंसानों में सुपर पावर के मालिक के बराबर थे।
ताइयुआन शहर में इन 4 म्यूटेंट जानवरों में से कोई भी एक परिवार के मुखिया के बराबर है। चू वेई ने चुपके से खुद से कहा, अगर मैं इन 4 म्यूटेंट जानवरों को मार सकता हूं तो मुझे न सिर्फ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगी बल्कि मुझे सुपर पावर पाने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन समस्या यह है कि उसे पक्का नहीं पता कि सुपर पावर के बराबर म्यूटेंट जानवर कितने ताकतवर हैं, इसलिए उसे ध्यान से देखना होगा। गल्क गल्क घाटी में एक गर्म पानी का झरना है और इस समय खून के रंग के बुलबुले निकल रहे हैं। चू वेई ने तुरंत देखा कि गर्म पानी का झरना करीब 100 मीटर बड़ा था। गर्म पानी का झरना साफ पानी से नहीं बल्कि खून के रंग के लिक्विड से भरा था। जब खून के रंग का लिक्विड ऊपर उछल रहा था तो खून के रंग के बुलबुले उभर आए। चारों म्यूटेंट जानवरों ने खून के बुलबुले देखकर तुरंत एक दूसरे पर हमला करना बंद कर दिया और एक साथ गर्म पानी के झरने की ओर भागे। वे गर्म पानी के झरने में कूद गए और चुपचाप वहीं रहे। चू वेई, जो दूर था, हैरान रह गया। क्या हो रहा था? जैसे ही चू वेई हैरान हुआ, उसने देखा कि गर्म पानी के झरने का खून के रंग का पानी 4 म्यूटेंट जानवर बूंद बूंद करके सोख रहे थे और उनके शरीर पर लाल रोशनी चमक रही थी। इसके अलावा जब लाल लाइट चमकती थी तो उनकी सतह पर ड्रैगन के स्केल्स की तरह स्केल्स दिखाई देते थे। ये बदलाव चू वेई ने देखे। क्या ऐसा हो सकता है कि यह गर्म पानी का झरना उनकी काया बदल रहा है? चू वेई ने किताबों में पढ़ा था कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कुछ गर्म पानी के झरने शरीर बदल सकते हैं और कुछ तो आम लोगों को भी अलग शरीर दे सकते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। उनकी पिछली लड़ाई इस गर्म पानी के झरने के इस्तेमाल के अधिकार के लिए थी। चू वेई को एक पल में समझ आ गया कि कल से आज तक जंगल में जो कंपन हो रही थी उसका कारण यह था कि ये म्यूटेंट जानवर इस गर्म पानी के झरने के लिए लड़ रहे थे, जो कि वह खजाना था जिसके लिए वे लड़ रहे थे। जब चू वेई एनालाइज कर रहा था तो उसने देखा कि हॉट स्प्रिंग में लाल लिक्विड धीरे धीरे कम हो रहा था। यह साफ था कि ये म्यूटेंट जानवर इसे तेजी से एब्जॉर्ब कर रहे थे। चू वेई परेशान था क्योंकि यह एक खजाना था, इसलिए वह इसे जाने नहीं देना चाहता था। चू वेई ने दांत पीसते हुए मो कांगक्स्यू से वहीं इंतजार करने को कहा। वह सीधे पहाड़ी से नीचे कूद गया। वह भी इसके लिए लड़ना चाहता था ताकि देख सके कि लिक्विड क्या करता है। जैसे ही वह खूनी गर्म झरने में घुसा, दूसरे म्यूटेंट जानवरों ने तुरंत चू वेई को देखा। उनमें से रोबोट ने कहा, इंसान कहां से आया? तुमने हमसे यह खजाना छीनने की हिम्मत कैसे की? पहले लेवल के मॉन्स्टर में न सिर्फ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है बल्कि वह बोल भी सकता है। जैसे ही उसने यह कहा, रोबोट ने चू वेई को मुक्का मार दिया। चैप्टर 65 ड्रैगन की स्किन पर स्केल्स। चैप्टर 65 ड्रैगन की स्किन पर स्केल्स। चू वेई ने अपने हाथ का ब्रेसलेट हिलाया और स्टीलवुड का कवच सीधे उसके शरीर को ढक गया। बम्प रोबोट की मुट्ठी बहुत ताकतवर थी, लेकिन वह चू वेई के स्टील आर्मर को तोड़ नहीं पाई। धत तेरे की, रोबोट गुस्से में था। यह देखकर कि चू वेई को एक मुक्के से हराया नहीं जा सकता, उसने एक्शन लेना बंद कर दिया और गर्म पानी के झरने में लिक्विड सोखने पर ध्यान दिया। चू वेई ने कई दूसरे म्यूटेंट जानवरों पर नजर डाली और देखा कि वे उस पर हमला नहीं कर रहे थे बल्कि लिक्विड सोख रहे थे और हॉट स्प्रिंग में लिक्विड धीरे धीरे कम हो रहा था। मैं बाद में एक मुक्का मारकर तुम्हारा बदला लूंगा। इस रोबोट ने उस पर हमला करने की हिम्मत की और चू वेई उसे जाने नहीं देगा। हालांकि दुश्मन एक फर्स्ट लेवल म्यूटेंट जानवर था, चू वेई को अपने कई मार्शल आर्ट्स के तुरुप के पत्तों पर भरोसा था। यह है। चू वेई को लगा कि गर्म पानी के झरने का लिक्विड उसके शरीर में घुस गया है। जैसे ही लिक्विड उसके शरीर में गया, चू वेई को लगा कि उसका खून तेजी से गर्म हो रहा है। उसी समय चू वेई के शरीर की त्वचा लाल चमकने लगी और त्वचा पर ड्रैगन के स्केल्स के टुकड़े उभरने लगे। यह लिक्विड सच में मेरी फिजिक बदल रहा है। चू वेक्सी ने कहा कि इस युग में लोगों की काया जन्मजात होती है। किसी व्यक्ति की काया और उसकी साधना के बीच बहुत बड़ा संबंध होता है। किसी व्यक्ति की काया जितनी अच्छी होगी, उसका शरीर उतनी ही अलग अलग शक्तियों को समायोजित कर सकता है। इसके अलावा कुछ खास एबिलिटीज को बनाए रखने के लिए खास फिजिक की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए डार्क एबिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा यिन फिजिक की जरूरत होती है। नहीं तो भले ही आपको इस तरह की एबिलिटीज मिल जाएं, आप अपनी ही एबिलिटीज से मारे जाएंगे। एक और उदाहरण है लाइट सिस्टम में फायर सन पावर। इस तरह की पावर बहुत ज्यादा यांग वाले शरीर से मिलनी चाहिए, नहीं तो आप अपनी ही पावर से जलकर मर जाएंगे। हालांकि चू वेई को पहले भी सुपर पावर मिल चुकी थी, लेकिन चू वेई जानता था कि उसकी बॉडी बहुत साधारण है। हालांकि सिस्टम मिलने के बाद उसकी फिजिकल ताकत, तेजी और स्पीड सब बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन उसकी सिर्फ फिजिकल बनावट नहीं बदली है। इस बार इस खूनी गर्म झरने का सामना करना बस भगवान का दिया हुआ मौका था। कुछ समय के लिए चू वेई समेत चारों म्यूटेंट जानवरों ने लड़ाई नहीं की, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे एक या दो चालों से हल किया जा सके, इसलिए वे सभी पागलों की तरह गर्म पानी के झरने में लिक्विड सोख रहे थे।
जितना अधिक वह इसे अवशोषित करता उतना ही अधिक चू वेई को महसूस होता कि उसका शरीर अधिक से अधिक गर्म हो रहा है, उसके शरीर पर लाल प्रकाश अधिक से अधिक मजबूत हो रहा है और मूल रूप से उभरे हुए ड्रैगन के तराजू उसके शरीर को असली तराजू की तरह ढकने लगे। यही बात कई दूसरे म्यूटेंट जानवरों पर भी लागू होती है। एक पल के लिए पूरी घाटी शांत हो गई। केवल गर्म झरनों में लिक्विड धीरे धीरे कम हो रहा है। जब चू वेई लिक्विड सोख रहा था तो जंगल के सबसे बाहरी हिस्से में कुछ लोग चू वेई और मो कांगक्स्यू के बारे में बात कर रहे थे, जहां कल क्लास 101 के स्टूडेंट्स जंगल में घुसे थे। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि चू वेई और मो कांगक्स्यू को कोई खतरा नहीं होगा? वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। यह कहना मुश्किल है, वे एक दिन से वहां हैं और अभी तक बाहर नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कल पता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जंगल में दंगा हो गया है। बहुत सारे म्यूटेंट जानवर जंगल से भाग गए। वे सभी लेवल 5 के आसपास के म्यूटेंट जानवर थे। अगर चू वेई का उनसे सामना हो जाता तो यह अभी भी बहुत खतरनाक होता। हाँ, हालांकि क्लासमेट चू वेई एक पावरफुल वेपन रिफाइनर है, लेकिन वह स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल 2 पर ही है। अगर उसका सामना उन म्यूटेटेड जानवरों से होता है तो शायद वह देर सवेर उनका खाना बन जाएगा। सबकी बातें सुनकर यांग किंगक्स्यू की आंखों में चिंता आ गई। आखिर चू वेई के पास सिर्फ लेवल 2 की स्पिरिचुअल एनर्जी थी और मो कांगक्स्यू था जो उसे रोक रहा था। वहां मौजूद लोगों में से यह सुनकर खुश होने वाला एकमात्र व्यक्ति स्क्वाड लीडर झांग जून था। आपको एक सुंदरी को बचाने के लिए हीरो बनने के लिए कहा गया है। क्या हीरो बनना इतना आसान है? तो क्या हुआ अगर आप सेकंड लेवल वेपन रिफाइनर हैं? झांग जून जानता है कि दूसरे लेवल के हथियार का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है। वह लेवल 2 की स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए काफी मजबूत नहीं है। अगर उसका हथियार स्वर्ग को चुनौती देने वाला भी है तो भी उसका क्या फायदा? जब स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वह देर सवेर मर जाएगा। मुझे डर है कि अब वह म्यूटेंट जानवरों का सुबह का पॉटी बन गया है। हाँ, झांग जून मुस्कुराया। यह मो कांगक्स्यू के लिए दुख की बात है। झांग जून को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन फिर झांग जून ने फिर से नफरत से देखा। मो कांगक्स्यू एक कुतिया ने असल में चू वेई एक कचरे को एक नोट दिया और मेरा कन्फेशन नहीं माना। मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा और अब मैं मरने के लायक हूं। अगर वह नहीं मरी तो मैं अब से उसे अपने बिस्तर पर जरूर गुलाम की तरह रखूंगा और अपने सामने उसे घमंड से भर दूंगा, यह सोचकर कि वह खेती में बेकार है। यह बात कि मैं झांग जून उसे पसंद कर सकता हूं, यह उसके लिए कई जन्मों की मेहनत का आशीर्वाद है। वह असल में नहीं जानती कि इसे कैसे संजोया जाए। मो कांगक्स्यू, जो जंगल में गहरी पहाड़ी पर था, दूर हॉट स्प्रिंग में चू वेई को घबराकर देख रहा था। चू वेई कुछ समय से उस खूनी हॉट स्प्रिंग में था। मैंने देखा कि गर्म पानी के झरने में खून का लिक्विड कम होता जा रहा था। अध्याय 66 हाफ ड्रैगन स्टेट। अध्याय 66 हाफ ड्रैगन स्टेट। चू वेई के शरीर पर खूनी रोशनी अब पूरी तरह से ड्रैगन स्केल्स में बदल गई है, जिससे चू वेई का शरीर ढक गया है। साथ ही उसके बगल में मौजूद 4 म्यूटेंट जानवरों की सतह भी लाल ड्रैगन स्केल्स की परत से ढकी हुई है। इस समय चू वेई को महसूस हो रहा था कि खून के गर्म झरने में जाने से पहले की तुलना में उसका शरीर बहुत अलग था। सबसे साफ एहसास यह था कि चू वेई को लगा कि उसकी ताकत फिर से बदल गई है। इस बार चू वेई की ताकत बढ़ने का कारण एक शारीरिक बदलाव था जो चू वेई के शरीर की मांसपेशियों और मेरिडियन के खून के रंग के लिक्विड में भीगने के बाद हुआ था। अगर चू वेई की मसल्स, मेरिडियन और ब्लड वेसल पहले मांस और खून से बनी थीं, तो अब चू वेई की मसल्स, मेरिडियन और ब्लड वेसल स्टील से बनी हैं। वे न सिर्फ ज्यादा मजबूत हैं बल्कि ज्यादा एक्सप्लोसिव भी हैं। खासकर स्किन पर लाल ड्रैगन स्केल्स। चू वेई ड्रैगन स्केल्स की जबरदस्त डिफेंसिव पावर को महसूस कर सकता था, बिल्कुल नेचुरल ट्रेजर आर्मर की तरह। अपने शरीर की सतह पर ड्रैगन स्केल्स के अलावा चू वेई को यह भी महसूस हुआ कि उसकी सेंसिटिविटी भी बेहतर हुई है। अगर चू वेई पहले 5 मीटर के अंदर चीजों को महसूस कर सकता था तो अब वह उन्हें 10 मीटर दूर से भी महसूस कर सकता है। यह सारा सुधार इस लाल लिक्विड की वजह से है। गर्म पानी के झरने में लाल लिक्विड तेजी से नीचे तक पहुंच गया और चू वेई और 4 म्यूटेंट जानवरों ने उसे खींच लिया। लाल लिक्विड को अंदर लिए बिना चू वेई के शरीर पर ड्रैगन के स्केल्स धीरे धीरे गायब हो गए। लेकिन यह असल में गायब नहीं होता। जब चू वेई की चेतना हिलेगी तो ये ड्रैगन स्केल्स चू वेई के शरीर पर खजाने के कवच की तरह दिखाई देंगे। जब ये ड्रैगन स्केल्स चू वेई के शरीर पर दिखाई देंगे तो चू वेई को तुरंत महसूस होगा कि उसके शरीर की ताकत, तेजी, बचाव और स्पीड में काफी सुधार होगा। चू वेई ने थोड़ा सा मुंह बनाया। यह बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन के असर जैसा था। आमतौर पर ये ड्रैगन स्केल्स आपकी अपनी स्किन के नीचे छिपे होते हैं। जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके शरीर की सतह पर दिखाई देंगे और साथ ही आप हर तरह से खुद को बेहतर बनाएंगे। चू वेई ने अपनी मुट्ठी भींच ली।
पहले उसकी ताकत 10,000 किलोग्राम थी, जो अभी के लेवल पर इंसानी शरीर की लिमिट तक पहुंच गई थी। हालांकि ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसने पाया कि उसकी ताकत असल में 20,000 किलोग्राम तक पहुंच जाएगी। दूसरे शब्दों में, बदलाव का असर उसकी ताकत को दोगुना कर सकता है। ताकत में यह सुधार सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें स्पीड, डिफेंस और फुर्ती भी शामिल है। अपने शरीर की सतह पर ड्रैगन के स्केल्स को देखकर चू वेई को ऐसा लगा जैसे वह आधा ड्रैगन हो। यह अभी भी अच्छा लगता है। चू वेई मुस्कुराया और उसी समय इधर उधर देखने लगा। एक नजर में चू वेई की आंखें चौंक गईं। उसने देखा कि हॉट स्प्रिंग का निचला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वह लिक्विड से ढका हुआ था। अब जब लिक्विड सोख लिया गया था तो हॉट स्प्रिंग का निचला हिस्सा अपने आप बाहर आ गया था। असल में नीचे कंकालों की एक मोटी परत है जो सभी बर्फ जैसे सफेद हैं। मुझे नहीं पता कि स्विमिंग पूल जितने बड़े इस गर्म पानी के झरने को इन कंकालों से भरने के लिए कितने म्यूटेटेड जानवर मरे होंगे। हालांकि सीन थोड़ा डरावना था, लेकिन चू वेई जल्दी ही शांत हो गया। जब तक वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे कितना भी डरावना हो, मैं चू वेई डरता नहीं हूं। यह सोचकर चू वेई ने हड्डियों को नहीं देखा, बल्कि उन 4 म्यूटेंट जानवरों को देखा जिन्होंने एक साथ लिक्विड सोख लिया था। इस समय चारों म्यूटेंट जानवर इस बार लिक्विड सोखने से अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस कर रहे हैं। अरे बदमाश, मैं तुम्हें पहले पसंद नहीं करता था, लेकिन तुमने मेरे खजाने को शेयर करने की हिम्मत की। देखो, मैं तुम्हें कुचलकर मार डालता हूं। जिस ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट ने पहले चू वेई पर हमला किया था, उसने चू वेई को गुस्से से देखा। चू वेई मुस्कुराया। इस बार जब वह जंगल में घुसा तो कहा जा सकता था कि वह स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 2 से स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 तक पहुंच गया था। अब उसने आधे ड्रैगन में बदलने की काबिलियत हासिल कर ली थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिससे वह तुलना कर सके। चलो देखते हैं कि क्या मैं इन फर्स्ट ऑर्डर म्यूटेंट जानवरों को हरा सकता हूं जो इंसानी सुपर पावर के बराबर हैं, अपने अभी के स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 और अपने शरीर की पूरी ताकत से। मुझे कुचलकर मार डालना चाहते हो? मुझे बस अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अध्याय 67 बैटल रोबोट। अध्याय 67 बैटल रोबोट। चू वेई ने ठंडी सांस ली, जमीन पर पैर रखा और अपने पैरों के नीचे की हड्डियों को अपने जोरदार पैर से कुचल दिया। उसी समय उसका शरीर तोप के गोले की तरह सीधा रोबोट पर जा गिरा। घमंडी, तुम तो बस एक छोटे से इंसान हो जिसका स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 है, और तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। भाड़ में जाओ। रोबोट के 1 मीटर लंबे मैकेनिकल हाथ ने चू वेई को ऊपर से नीचे तक थप्पड़ मारा, ठीक वैसे ही जैसे किसी बड़ी मक्खी को थप्पड़ मारा जाता है। चलो भी, चू वेई चिल्लाया और उसकी मुट्ठी बिना किसी डर के रोबोट के बड़े हाथ पर लगी। यह पूरी ताकत का टकराव था। बैंग, चू वेई का शरीर पीछे की ओर उड़ गया और रोबोट का शरीर भी कई कदम पीछे हट गया। चू वेई ने अपनी मुट्ठी को देखा। उसने अभी अपनी पावर आर्म का इस्तेमाल नहीं किया, न ही वह बदला। उसने अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि शरीर की सीमा तक पहुंचने वाली शक्ति ताकत के मामले में सुपर पावर के दायरे में लोगों से लड़ने के लिए काफी है। फिर से आओ। चू वेई ने रोबोट पर हाथ रखा, उसे पूरी तरह से एक फ्री एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। छोटे शैतान, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। रोबोट का हाथ बदल गया और वह आग फेंकने वाली मशीन में बदल गया और जलती हुई आग सीधे उस पर जा लगी। चू वेई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी लॉ की स्पीड बहुत धीमी है। चू वेई के एजिलिटी एट्रीब्यूट पॉइंट्स अब 21 पॉइंट्स हैं और वह हर सेकंड 10 बार अटैक कर सकता है। इसी तरह उसकी रनिंग स्पीड में भी काफी सुधार हुआ है। मैंने देखा कि चू वेई का शरीर एक स्पोर्ट्स कार की तरह था जो कई 100 गज की दूरी तक बहुत तेज गति से दौड़ रही थी। रोबोट की लॉ सिर्फ कुछ दूरी से ही चू वेई के पीछे आ सकती थी। जब चू वेई लॉ के बीच से गुजरा तो उसके पैरों के नीचे के कंकालों को चोट लगी और वे लॉ से जलकर सफेद राख बन गए। चू वेई ने सिर हिलाया और उसकी स्पीड से बहुत खुश था। छोटे शैतान, मेरी जानलेवा तोप को देखो। रोबोट के कंधों पर तोप के कई बैरल दिखाई दिए। स्वूश स्वूश, कई तोपें घने धुएं के साथ सीधे चू वेई पर आ गईं। चू वेई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मारना ही होगा। क्या तुम ज्यादा सोच रहे हो? चू वेई ने जोर से पैर पटके और फिर उसका पूरा शरीर परछाई की तरह तेजी से रोबोट की छाती की ओर दौड़ा, जबकि चू वेई ने अपनी दाहिनी मुट्ठी ऊपर उठाई। पावरफुल आर्म, फर्स्ट गियर। इस समय चू वेई की दाहिनी मुट्ठी का बाइसेप्स एक फूले हुए गुब्बारे जैसा था और मांसपेशियां स्टील जैसी हो गई थीं, जो एक बहुत बड़ी विस्फोटक ताकत थी। रोबोट को बड़ा खतरा महसूस हुआ और उसने देखा कि उसका स्टील जैसा हाथ तेजी से उसकी छाती को रोक रहा है और उसके शरीर पर लाल ड्रैगन के स्केल्स दिखाई देने लगे। इसने अपना हाफ ड्रैगन मोड चालू कर दिया है। बैंग, एक आवाज के साथ चू वेई का पहला पावर गियर सीधे रोबोट के हाथ से टकराया, जिससे उसकी छाती दब गई और जहां पावर लगी थी वहां हवा का एक झोंका आया
और फिर रोबोट का शरीर रेत के बोरे की तरह गर्म पानी के झरने से बाहर निकलकर घाटी की पहाड़ी दीवार से टकराया और पहाड़ी दीवार पर लगे पत्थर नीचे जमीन से टकराते रहे और धुएं और धूल के गुबार उड़ते रहे। क्या क्या बड़ी ताकत! मो कांगक्स्यू, जो दूर पहाड़ी पर खड़ा था, उसने यह नजारा देखा और एक बार फिर चू वेई की बड़ी ताकत पर हैरान रह गया। आसपास के बाकी 3 म्यूटेंट जानवर भी हैरान थे। यह इंसान बहुत ताकतवर था। मुझे डर है कि म्यूटेंट 3 पूंछ वाले मगरमच्छ के बच्चों में इस उम्र में इतनी ही ताकत होगी। आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेंट 3 पूंछ वाला मगरमच्छ म्यूटेंट जानवरों में एक जाना-माना चौथे लेवल का मॉन्स्टर है। इस तरह का मॉन्स्टर इंसानों के बीच ग्रेट अवेकनिंग रेल में एक ताकतवर आदमी के बराबर होता है। म्यूटेंट जानवरों में उनका एक खास रुतबा होता है और उनके अपने इलाके भी होते हैं। इंसान उन्हें छोटे लॉर्ड लेवल के म्यूटेंट जानवर भी कहते हैं। अध्याय 68 शायद यह अद्भुत है। अध्याय 68 शायद यह अद्भुत है। इनके बारे में सबसे डरावनी बात इनकी बहुत ज्यादा ताकत है। कहा जाता है कि 3 पूंछ वाले मगरमच्छ के एक नए जन्मे बच्चे का वजन कई हजार किलोग्राम हो सकता है। यह कुदरती बनावट उसी उम्र के अनगिनत इंसानों को मारने के लिए काफी है। अगर यह एक बड़ा 3 पूंछ वाला मगरमच्छ होता तो उसके एक पंजे में 10 लाख पाउंड की ताकत होती और उससे पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता। इस इंसान से निपटना मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें मिलकर इसे मार देना चाहिए और फिर इसके टुकड़े टुकड़े करके खा लेना चाहिए। चू वेई कितना बहादुर था, यह देखकर कई फर्स्ट लेवल म्यूटेंट जानवरों ने एक साथ एक्शन लेने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने लिक्विड के लिए जमकर लड़ाई की थी, फिर भी वे इंसानों से एक साथ निपटने में बहुत एकजुट थे। चू वेई थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। साथ ही उसका दिल गर्व से भरा हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इंसानी सुपर पावर के बराबर कई राक्षस उससे डरकर एक साथ हमला करेंगे। चू वेई चिल्लाया, अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो तुम्हें डर है कि तुम्हारे दांत काफी मजबूत नहीं हैं। जैसे ही चू वेई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, चॉपर उसके हाथ में आ गया और उसी समय स्टील और लकड़ी के कवच ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। 7 रंगों वाले बड़े अजगर ने कहा, छोटे बदमाश, अपनी ताकत मत दिखाओ। भले ही तुम बहुत टैलेंटेड हो, हम चारों का सामना करते हुए तुम सिर्फ मरोगे। जैसे ही उसने कहा, उसने अपना मुंह खोला और बिजली की एक चमक थूकी जो सीधे चू वेई की ओर बढ़ी। यही इसकी शक्ति है। चू वेई बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसके हाथ में भी बिजली चमकी, लेकिन वह लाल थी। चू वेई ने लाल बिजली फेंकी और रंगीन अजगर की बिजली से टकराई। क्रैक क्रैक बिजली के झटके जैसी आवाज आई, लेकिन लाल बिजली ज्यादा ताकतवर थी। इसने रंगीन अजगर की बिजली को हरा दिया और उसी समय रंगीन अजगर के सिर पर भी लगी। शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि रंगीन अजगर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। बच्चे, मैं तुम्हें बाद में जिंदा ही खा जाऊंगा, रंगीन अजगर दहाड़ा। यह देखकर बगल में म्यूटेटेड ग्रिजली भालू ने अपना मोटा ड्रैगन स्केल्स वाला पंजा उठाया और चू वेई को सीधे थप्पड़ मारा। बच्चे देखो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर मार डालता हूं। मुझे डर है कि तुम गोली नहीं चला पाओगे। चू वेई का शरीर बदल गया और उसका शरीर ड्रैगन के स्केल्स की एक परत से ढक गया। इस समय वह भी आधे ड्रैगन में बदल गया। आर्म ऑफ पावर, फर्स्ट गियर। बूम! एक आवाज के साथ चू वेई का छोटा हाथ बड़े भालू की मोटी ड्रैगन जैसी हथेली से जोर से टकराया। फिर उसने बड़े भालू का शरीर गिरते देखा और चारों म्यूटेंट जानवरों की ताकत सबसे बड़े वाले को चू वेई के मुक्के से पीछे धकेल दिया गया। बच्चे, मेरी तोपें तो देखो। चू वेई ने जिस रोबोट को पहले पहाड़ की दीवार में घुसाया था, वह फिर से दौड़ा और तोप के गोले सीधे चू वेई की ओर चले गए। चू वेई ने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। चाकू पर धुंधली रोशनी की एक परत थी और उसने अपने पीछे के हाथ से कई चाकू मारे। तलवार की एनर्जी के कई चांद जैसे ब्लेड सीधे हवा में घुसे और कई तोप के गोलों से टकराए। बूम बूम बूम! तोप के गोले हवा में पटाखों की तरह फट गए। जैसे ही हमलों की यह लहर रुकी, चू वेई की बिजली से घायल रंगीन अजगर ने अपनी बड़ी पूंछ हिलाई और सीधे चू वेई पर हमला कर दिया। चू वेई की अभी की तेज रफ्तार 10 मीटर के अंदर खतरे को भांप सकती है और वह उससे बचने के लिए कूद गया। बूम! एक आवाज के साथ सांप की पूंछ जोर से जमीन पर लगी और जमीन पर घनी सफेद हड्डियां हर जगह बिखर गईं। बड़ा भालू भी चू वेई की घेराबंदी में शामिल हो गया, अपने बड़े भालू जैसे पंजे पहाड़ी की तरह लहराते हुए, और चू वेई को पीछे हटने से रोकने के लिए रंग बिरंगे अजगरों और रोबोट के साथ मिलकर काम किया। लेकिन चू वेई की स्पीड बहुत तेज थी और उसकी तेज समझ हमेशा खतरे को पहले ही टाल देती थी। आमने सामने की लड़ाई में भी वह बिल्कुल भी पीछे नहीं रहता था। मो कांगक्स्यू, जो दूर पहाड़ी पर थी, उसकी आंखों में न केवल चिंता थी बल्कि हैरानी भी थी। लेवल 9 स्पिरिचुअल एनर्जी की ताकत वाला एक इंसान अकेले ही 4 फर्स्ट लेवल म्यूटेंट जानवरों से लड़ता है। इस तरह की बात कभी नहीं सुनी गई और किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि ताइवान शहर में इस तरह की बात कभी नहीं हुई। यह नामुमकिन है।
एक फर्स्ट लेवल म्यूटेंट बीस्ट यानी एक म्यूटेंट बीस्ट जिसमें पक्का एक खास पावर होती है। आमतौर पर लेवल 9 स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लोग या तो भाग जाते हैं या उसका सामना होने पर उसका खाना बन जाते हैं। चू वेई जैसा कोई कैसे हो सकता है, एक बनाम 4। शायद यह अद्भुत है। इस समय चू वेई मो कांगक्स्यू की नजरों में चमकते सितारों की तरह शानदार लग रहा था। चैप्टर 69 मुझे डर है कि इसकी तुलना म्यूटेंट डेमन किंग के बच्चे से की जा सकती है। चैप्टर 69 मुझे डर है कि इसकी तुलना म्यूटेंट डेमन किंग के बच्चे से की जा सकती है। लगता है तुम्हारे दांत मुझे खाने के लिए काफी मजबूत नहीं हैं। मुझे सिर काटने दो। चू वेई लड़ाई में जोर से चिल्लाया और उसका शरीर अचानक तेज हो गया, कई म्यूटेंट जानवरों के मिलेजुले हमले से बचता हुआ, और उसी समय उसने ग्रिजली भालू के बड़े पंजे पर चाकू से वार कर दिया। पफ एक आवाज के साथ चू वेई ने ग्रिजली भालू का बड़ा पंजा सीधे कलाई से काट दिया। आह! ग्रिजली भालू दर्द से चिल्लाया। चाकू से पंजा काटने के बाद चू वेई रुका नहीं, बल्कि अपना शरीर घुमाकर उस रंगीन विशालकाय अजगर के पीछे आ गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके हाथ में लगी लाल बिजली सीधे रंगीन विशालकाय अजगर के शरीर पर कोड़े की तरह लगी। रंग बिरंगे बड़े अजगर को बचने का समय नहीं मिला और बिजली उसकी पूंछ पर गिरी, जिससे उसकी पूंछ अचानक टूट गई। हिस! रंगीन विशाल अजगर दुख में चिल्लाया, अपने शरीर को आगे की ओर मोड़ लिया और फिर कभी चू वेई के पास जाने की हिम्मत नहीं की। चू वेई फिर से आगे बढ़ा और ज़ॉम्बी 2 सिर वाले बाघ के ऊपर आ गया। पावर आर्म का पहला गियर फिर से एक्टिवेट हो गया और सीधे बाघ के एक सिर पर चला गया। आधे ड्रैगन की हालत में पहले गियर में पहले से ही 120,000 पाउंड की ताकत थी। एक धमाके के साथ चू वेई ने सीधे बाघ के एक सिर को उड़ा दिया। इस समय रोबोट की मुट्ठी ने चू वेई पर हमला किया। चू वेई मुस्कुराया, हाथ में चाकू लेकर उछला और रोबोट के दिल में घोंप दिया। रोबोट का 10 मीटर लंबा शरीर तुरंत नीचे गिर गया। म्यूटेशन के बाद रोबोट इंसान जैसा इसलिए हो सकता है क्योंकि म्यूटेशन के बाद उसका दिल भी इंसान जैसा होता है। दिल में छेद हो गया था और इंसानी सुपर पावर के लेवल तक ताकत वाला यह म्यूटेंट जानवर पक्का मर गया था। बाकी 3 घायल म्यूटेंट जानवर हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 9 के स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल वाला यह इंसान इतना खतरनाक था। वह न सिर्फ ताकतवर था बल्कि उसकी लड़ने की ताकत भी बहुत ज्यादा थी। मुझे डर है कि वह उन लेवल 5 और 6 म्यूटेंट डेमन राजाओं के बच्चों जैसा है। कई म्यूटेंट जानवरों ने एक दूसरे को देखा और फिर 3 अलग अलग दिशाओं में भाग गए। वे डर गए थे। भाग गए। चू वेई चिल्लाया, हिम्मत है तो भागो मत। ये म्यूटेंट जानवर अपनी ही स्पिरिचुअल एनर्जी और अलग अलग एट्रीब्यूट पॉइंट हैं। वे 3 दिशाओं में भागे और चू वेई को कुछ देर तक समझ नहीं आया कि किसका पीछा करें। अगर तुम नहीं भागते तो तुम बेवकूफ हो। क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो? दौड़ता हुआ रंगीन अजगर पीछे मुड़ा और आंखों में नफरत लिए चू वेई को कोसने लगा। चू वेई ने अभी अभी बिजली गिराकर उसकी पूंछ तोड़ दी थी। अफसोस कि उसने सोचा कि वह चू वेई को हरा नहीं सकता, वरना वह उसे जिंदा निगल जाता। और अब वह केवल बेइज्जत होकर भागने का ही विकल्प चुन सकता है। आज जंगल के बाहर आमतौर पर शानदार दिखने वाले 4 म्यूटेंट जानवर मारे गए हैं, एक इंसान के बच्चे के हाथों में। चू वेई हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये म्यूटेंट जानवर ऐसे ट्रेंडी बज़वर्ड्स बोलेंगे। उसने तुरंत कहा, अरे तुम कूल बनने की हिम्मत करते हो? मैं आज तुम्हारा पीछा करूंगा। सामने वाला रंगीन अजगर इतना डर गया कि वह जमीन पर रेंगने लगा। उसने और बोलने की हिम्मत नहीं की और जंगल की गहराई की ओर भाग गया। दूसरी 2 दिशाओं में भाग रहे ग्रिजली भालू और 2 सिर वाले बाघ ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। उन्हें डर था कि चू वेई उन्हें निशाना बना लेगा। खासकर 2 सिर वाला बाघ, जिसका एक पैर काट दिया गया था और एक सिर चू वेई ने उड़ा दिया था। वह उस समय बहुत परेशान था। वह लंगड़ाता हुआ भागा। उसे डर था कि अगर वह बहुत धीरे भागा तो चू वेई उसे मौत की लिस्ट में डाल देगा। चैप्टर 70 एरे स्टैचू जायंट स्वॉर्ड। चैप्टर 70 एरे स्टैचू जायंट स्वॉर्ड। जब चू वेई पीछा करने ही वाला था तो चू वेई के पैरों के नीचे की घाटी अचानक लाल रोशनी से जगमगा उठी। पहले यह बीच में एक पॉइंट था और फिर यह पॉइंट चारों तरफ फैल गया। जल्द ही घाटी में फुटबॉल के मैदान जितने अनगिनत लोग थे। जमीन से एक लाल चमक निकली। चू वेई ने भौहें चढ़ाई, क्या हो रहा है? तभी चू वेई ने देखा कि घाटी में जमा हुए राक्षस जानवरों की लाशों पर लगा मांस और खून तेजी से कम हो रहा था, मानो जमीन से निकलती लाल रोशनी मांस और खून को निगल रही हो। चू वेई हैरान रह गया और उस समय रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, न ही उसने भागते हुए म्यूटेंट जानवरों का पीछा किया। इसके बजाय उसने अपने पैरों के पास रखी 10 मीटर ऊंची रोबोट की लाश को अपने मोबाइल फोन में डाल लिया और फिर जल्दी से रंगीन अजगर की पूंछ को मोबाइल फोन के स्पेस में फेंक दिया।
फिर उसने अपने कदम बढ़ाए और 1 मीटर लंबे बड़े भालू के पंजे को अपने कंधों पर रखा और फिर अपने हाथ में एक बाघ का पैर उठाया, जो पिछली लड़ाई में कटे हुए 2 सिर वाले बाघ का पैर था। ये चीजें चू वेई की ट्रॉफी हैं और आप इन्हें किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकते। जब चू वेई ये चीजें लेकर मो कांगक्स्यू के पास आया तो उसने देखा कि घाटी लाल रोशनी से ढकी हुई थी और कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हालांकि चू वेई ने धुंधली सी एक ड्रैगन की दहाड़ सुनी। यह आवाज बहुत रौबदार है, जैसे म्यूटेंट जानवरों का राजा। इस आवाज को सुनकर ही लोगों को अजीब सी ठंड महसूस होगी, जैसे उनके सामने कोई आदमखोर जानवर है और वह अपना खून से सना मुंह खोले आपकी तरफ आ रहा है। चू वेई को अचानक अपने कंधे पर कुछ झुका हुआ महसूस हुआ। जब चू वेई ने मुड़कर देखा तो मो कांगक्स्यू को आते देखा। ऐसा लगा कि उसने भी आवाज सुनी थी, इसलिए वह थोड़ी डर गई थी। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, चू वेई ने धीरे से कहा। हालांकि अभी इस आवाज का सामना करके उसके दिल में ठंडक महसूस हुई, लेकिन एक आदमी के तौर पर डर बेकार है। भले ही कोई बेजोड़ जानवर उसके सामने आ जाए, उसे कोई रास्ता निकालना होगा, उससे छुटकारा पाना होगा। मो कांगक्स्यू को होश तब आया जब उसने चू वेई की आवाज सुनी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अनजाने में चू वेई पर झुक जाएगी और वह उसके शरीर का तापमान और हल्की मर्दाना सांस भी महसूस कर सकती थी। मो कांगक्स्यू तुरंत शर्मा गई और कुछ नहीं बोली, बस एक शर्मीली छोटी लड़की की तरह सिर हिला दिया। लेकिन अब उसके दिल में डर नहीं था। घाटी में लाल बत्ती अचानक आई और चली गई। जल्द ही लाल बत्ती गायब हो गई और घाटी में जमीन के आकार चू वेई की आंखों में फिर से दिखाई देने लगे। लेकिन इस समय चू वेई की आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा कि घाटी में ढेर किए गए राक्षस जानवरों की लाशें इस समय सफेद हड्डियों में बदल गई थीं, जैसे लाल रोशनी के फटने से उनके शरीर का सारा मांस और खून खा गया हो। मो कांगक्स्यू, जो उसके बगल में था, वह भी चौंक गया। यह दृश्य वाकई अजीब था, खासकर अभी अभी ड्रैगन की दहाड़ की आवाज। चू वेई ने भौहें चढ़ाई और थोड़ा सोचा, आखिर हो क्या रहा है? नीचे जाकर देखना बेहतर है। चू वेई के दिल में एक जिज्ञासा थी। उसे हमेशा लगता था कि घाटी में जमीन के नीचे कुछ है। मैं नीचे जाकर यहीं इंतजार करूंगा। मो कांगक्स्यू हैरान रह गया। किसी को नहीं पता था कि अब घाटी में क्या हो रहा है। ऐसे ही चलते रहना बहुत खतरनाक होगा। चिंता मत करो, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर सच में कोई खतरा हुआ तो मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर चू वेई फिर से घाटी में चला गया। इस समय घाटी में हर जगह सफेद हड्डियां ही हड्डियां दिख रही हैं। जीवन का कोई निशान नहीं है, यहां तक कि कोई जीवित फूल या पौधा भी नहीं है। चू वेई उस जगह पर आया जहां खूनी गर्म पानी का झरना था। इस जगह पर चू वेई ने एक बार लड़ाई के दौरान हड्डियों के नीचे कुछ अजीब चीज देखी थी। चू वेई ने जमीन पर पड़ी हड्डियों को एक तरफ कर दिया। जब सफाई पूरी हो गई तो चू वेई अपने सामने का नजारा देखकर फिर से चौंक गया। मैंने देखा कि जमीन असल में कांच जैसी जमीन का एक टुकड़ा थी। कांच की जमीन पर एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी लाइन की तरह बनी हुई थी। कांच जैसी जमीन से चू वेई जमीन के नीचे की स्थिति को धुंधला धुंधला देख सकता था और चू वेई को एक मूर्ति दिखाई दी। यह मूर्ति एक बूढ़े आदमी की तरह दिखती है, जिसने चोगा पहना हुआ है। बूढ़े आदमी के सामने एक बहुत बड़ी तलवार थी। इस बहुत बड़ी तलवार ने तुरंत चू वेई का ध्यान खींचा। यह सफेद पत्थर से बनी एक बहुत बड़ी तलवार थी। मूठ के ऊपर सूरज जैसी एक गेंद थी। यह बहुत पवित्र बनो।